Yes, read the first question. A rigid body is said to be in partial equilibrium when it is in एक रिजिड बॉडी है, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में कौन से स्टेट में रहता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी. नाउ देखो, पर रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम बोल रहा है वो when it is in translational equilibrium but not in rotational equilibrium, we can say, or when it is in rotational equilibrium but not in translational equilibrium. मीन्स यहाँ पे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऐसे दोनों भी वर्ड्स आए हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट? यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? रिजिड बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, हम कब बोल सकते हैं? कंसिडर दिस इज सम रिजिड बॉडी, दिस इज सम रिजिड बॉडी. ये रिजिड बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में कब होगा? नाउ वी कैन से when it is in translational equilibrium but not in rotational equilibrium. वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, या फिर when it is in rotational equilibrium but not in translational equilibrium. Means we can say here option C is correct. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है या तो फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता, याद रखो. पार्शियल इक्विलिब्रियम में है मतलब आइदर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा. एक साथ दोनों पे नहीं हो सकता है. ट्रांसलेशनल भी है एंड रोटेशनल भी है, ऐसा नहीं होगा. एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा. सो आइदर ए और बी, एक तो ट्रांसलेशनल में होगा नहीं तो फिर रोटेशनल में होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, एक्चुअली इट इज रिलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट डिवाइडेड बाय लोड. लोड आर्म इनटू एफर्ट इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू लोड. लोड आर्म इनटू लोड इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू लोड एफर्ट. नन ऑफ दीज. अब देखो एक्चुअली ये रिलेशन क्या होता है. मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब आपने कोई जब वर्क किया है तो उसका जो आउटपुट निकलेगा, उसका जो एडवांटेज होगा, आउटपुट मीन्स दैट इज द एडवांटेज फ्रॉम द इनपुट, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट. लोड कितना था एंड आपने एफर्ट कितना लिया, कितना लोड था एंड कितना आपने एफर्ट लिया, ये दोनों का जो रेशियो होता है वो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. ओके, नाउ इसको हमने अगर सिंप्लीफाई कर दिया, देखो ये लोड आर्म जो होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज लोड आर्म इनटू लोड, लोड आर्म इनटू लोड. ये वैल्यूज आपको दिए जाते हैं इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट. देखो, लोड आर्म इनटू लोड, एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट. याद रखने के लिए सिंपल है, ये सब पैरामीटर्स आपको प्रॉब्लम में दिए जाते हैं. जनरली जेई लेवल के कंटेंट ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. नीट पे अब तक कभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ है इस टाइप का. लोड आर्म इनटू लोड, एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट. मतलब जिस साइड पे लोड है आपका वो साइड यहाँ पे मेंशन किया है, जिस साइड पे एफर्ट हो रहा है वो साइड यहाँ पे मेंशन किया है. तो एक बात यहाँ पे याद रखो, लोड लोड एक साइड में रहता है, एफर्ट एफर्ट एक साइड में रहता है. जिस साइड में लोड आर्म होगा उसी साइड में लोड होगा.
एंड जिस साइड में एफर्ट आर्म होगा वही साइड पे एफर्ट होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, इट इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। या फिर इसको अगर उल्टा कर दिया तो मैकेनिकल एडवांटेज बन जाएगा, इट इज लोड आर्म डिवाइडेड बाय एफर्ट आर्म इक्वल टू एफर्ट डिवाइडेड बाय लोड। ओके, सो उस हिसाब से यहाँ पे जो रिलेशन करेक्ट आएगा आपका, लोड आर्म इंटू लोड इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आएगा। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट, ऑप्शन सी। लोड की साइड में लोड रहेंगे पूरे, एफर्ट की साइड में पूरे एफर्ट रहेंगे। लोड एफर्ट, एफर्ट लोड, ऐसा नहीं होगा। सो उस हिसाब से भी आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। और रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 2L, रॉड का लेंथ 2L है, is acted upon by some forces. All forces labeled F have the same magnitude. सब फोर्सेस F है एंड सब फोर्सेस इक्वल है बोल रहा है वो। Which cases have a non-zero net torque on the rod about its center? एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करेंगे, और कल जो हमने केस देखा था तो वो लॉजिक मुझे आपको यहाँ पे वापस से क्लियर करके देना है, एंड उसके हमें हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो 3 केसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मैंने कल एक लॉजिक बताया था आपको, क्लॉकवाइज सेंस एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस का, जब हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कल मैंने बताया था जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब निगेटिव लेना है, एंड जब क्लॉकवाइज घूमेगा, एक काम करते हैं उसको उल्टा कर देते, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव। ओके, थ्रू आउट हमारे कन्वेंशन सेम रहे। ये कन्वेंशन हम चेंज भी कर सकते हैं, फिर भी हमारा आंसर सेम आता है, पर उल्टा करना पड़ता है कन्वेंशन। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, थ्रू आउट एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कहेंगे एंड क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कहेंगे। ओके, नाउ हमें वन बाय वन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1 हम पहले सॉल्व करते हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर हम निकालेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है रॉड ऑन द रॉड अबाउट इट सेंटर, इसके सेंटर के अबाउट मुझे टॉर्क यहाँ पे निकालना है। ओके, विच केसेस हैव द नॉन जीरो नेट टॉर्क, कौन से केस में नॉन जीरो टॉर्क है। नॉन जीरो टॉर्क वाला केस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ये इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी और ये हम इसको फास्टली सॉल्व करेंगे, पर आपको समझ में आना पहले बहुत ज़रूरी है। तो टॉर्क मुझे फाइंड आउट करना है। सो टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ओके, सेंटर से निकालना है। अब देखो ये सेंटर है उसका, सेंटर से इस फोर्स का डिस्टेंस एंड सेंटर से इस फोर्स का डिस्टेंस। एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों ले रहा हूँ, कल जो प्रॉब्लम लिया था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, कल का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड था, अब इसको हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। ओके, नाउ देखो इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस से अगर हमने कंसिडर किया तो हमें नेट टॉर्क निकालना है। देखिए यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्टेंस हमें करना पड़ेगा। अब देखिए ये अगर सेंटर मैंने पकड़ लिया तो ये फोर्स है F, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है L, बराबर है, प्लस
एक्चुअली ये जो होता है ना, दोनों के बीच में हम माइनस कंसिडर करेंगे, पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ टेकन एज अ प्लस। अब देखो ये एफ है, एफ, उसका भी सेंटर से डिस्टेंस कितना है, एल, सो एफ एल प्लस एफ एल, सो दिस टॉर्क इक्वल टू 2FL। फर्स्ट केस का टॉर्क आ गया 2FL। नाउ केस 2 सॉल्व करते हैं। दिस इज द केस 2। ओके, नाउ टॉर्क मीन्स व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस फोर्स इनटू डिस्टेंस करना है टॉर्क के लिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। नाउ इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दो। नाउ फर्स्ट वाला फोर्स क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको घुमा सकते हैं। समझो हमने इसको एक सेंस में घुमा दिया, या फिर इसको एक सिंपल फंडा में बोलता हूँ, एक साइड वाला पॉजिटिव लेना है, दूसरे साइड वाला फिर अपोजिट डायरेक्शन वाला उसकी साइड का बस आपको निगेटिव लेना है। एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, फिर दूसरा आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। नाउ दिस फोर्स F इंटू एल, सो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने कंसिडर किया, इसलिए इसको ले लिया माइनस, प्लस F इंटू, इस F का डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा ना, हाफ है उसके, L/2, F इंटू L/2। नाउ एक काम करते हैं यहाँ पे, उससे सिंपल मेथड आपको बताता हूँ। एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। यस, हमें निकालना है टॉर्क। ओके, अब देखो केस 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस फोर्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, F इंटू एल। एक को हमने पॉजिटिव ले लिया, F इंटू एल। नाउ प्लस होगा यहाँ पे, ये सेकंड वाला फोर्स आपको दिख रहा है, ये F, पहले इसके लिए मैंने ले लिया, अब इसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड फोर्स के लिए, सो इट इज F इंटू L/2। दिस इज व्हाट, F इंटू L/2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, प्लस दिस F, प्लस F इंटू एल। देखो ये F इंटू एल इस फोर्स के लिए आया है, ये F इंटू L/2 इस फोर्स के लिए आया है, एंड दिस F इंटू एल इस फोर्स के लिए आया है। ओके, सो दिस टॉर्क इक्वल टू, इसको बस सिंप्लीफाई करो, 2FL प्लस FL/2, सो ये आएगा 5FL/2। इस केस में भी टॉर्क आएगा 5FL/2। अब देखो उसने क्या पूछा है, विच केस हैव द नॉन जीरो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नॉन जीरो नेट टॉर्क उसने हमें पूछा है। ओके, अब केस थर्ड को सॉल्व करते हैं। दिस इज द थर्ड केस। नाउ इन द थर्ड केस टॉर्क इक्वल टू, अब देखो दोनों फोर्सेस सेम साइज में है, साइड सेम साइड पे दिया है, ए फोर्स इधर है, ये भी फोर्स इधर ही है, तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेना पड़ेगा ना। आप कंसेप्ट को समझो, यहाँ पे एक फोर्स अगर ऐसे है एंड दूसरा फोर्स अगर ऐसा है, तो दोनों फोर्सेस देखो सेम डायरेक्शन में घूमेंगे ना, सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, मतलब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है एक्चुअली इस केस में। आप समझो कंसेप्ट को। देखो जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, समझो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इधर जाएगा फिर ये इधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है ना। तो उस हिसाब से फर्स्ट केस में हमने पॉजिटिव लिया है, सेकंड केस में भी हमने सब फोर्सेस पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमें याद रखो कि डायरेक्शन अगर डायग्राम में अपोजिट दिख रहा है तो इक्वेशन में पॉजिटिव ही आता है, एंड डायरेक्शन अगर फोर्स का डायग्राम में सेम दिख रहा है तब निगेटिव वहां पे जरूर आएगा, निगेटिव वहां पे आएगा। ओके,
तो इस केस में देखिए फोर्सेस मुझे सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली निगेटिव आने वाला है। देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ इसको सॉल्व करो। टॉर्क इक्वल टू, नाउ फर्स्ट वाला जो फोर्स है, ये फोर्स मैंने कंसिडर किया है, मैंने इसको समझो निगेटिव ले लिया, माइनस एफ इंटू एल। ओके, अब ये दूसरा वाला जो फोर्स है उसको मुझे प्लस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो प्लस एफ इंटू एल। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक को प्लस लिया फिर दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। इसको फर्स्ट वाले को माइनस लिया, फिर इसको मैंने लिया प्लस। ना अब बचा ये फोर्स इधर एंड और ये फोर्स, ये दोनों का भी डायरेक्शन सेम है, मतलब एक को प्लस लो, प्लस एफ इंटू एल बाई टू माइनस, अब इसको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस एफ इंटू एल बाई टू। फिर यहाँ पे तो टोटल जो रिजल्टेंट है आपका टॉर्क जीरो आ रहा है, प्लस एफ एल माइनस एफ एल प्लस एफ इंटू एल बाई टू माइनस एफ इंटू एल बाई टू। यहाँ पे टॉर्क क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। ओके, तो हमें क्या पूछा है, नॉन जीरो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड अबाउट इट सेंटर। इसमें से नॉन जीरो टॉर्क कहाँ पे लग रहा है। अब देखो केस वन में टॉर्क जीरो नहीं है मतलब नॉन जीरो है, केस टू में भी टॉर्क जीरो नहीं है मतलब नॉन जीरो है, केस थ्री में टॉर्क जीरो है मतलब वन एंड टू में नॉन जीरो है। सो वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली इन ऑल द केसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वन एंड टू में टॉर्क कैसा है, नॉन जीरो है, एंड केस थ्री में टॉर्क जीरो है। ओके इसको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको कैसे करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स। अगर आपको सॉल्यूशन निकालने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड क्वेश्चन ऐसा दिया है तो कैसे करना है, मेरी बात आप समझ लो अच्छे से। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम के बारे में अगर बोलना है तो देखिए मैंने क्या बोला है कि दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर ये उधर, तो इस केस में प्लस प्लस होता है, दोनों प्लस होंगे, बराबर है। अब ऑप्शन ये सेकंड केस में भी देखिए आप, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब यहाँ पे भी प्लस प्लस होगा, एंड थर्ड केस में दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में मुझे दिख रहे हैं, ऊपर वाले भी एंड नीचे वाले भी, मतलब यहाँ पे माइनस होगा। तो कौन सा ऐसा केस है यहाँ पे जहाँ पे टॉर्क जीरो आ सकता है, सिर्फ इस केस में ही टॉर्क जीरो आ सकता है। ये दोनों केस में तो टॉर्क एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है टॉर्क, तो उस केस में तो टॉर्क जीरो नहीं आएगा। यही केस है जिसमें टॉर्क जीरो आ सकता है। ओके, सो देखिए अब ऑप्शन के पास जाइए आप, उसने क्या बोला है, हमें पता है वन एंड टू में जीरो नहीं है, थ्री में जीरो आ सकता है कि नहीं पता नहीं, पर आ सकता है थ्री में, वन एंड टू ओनली। यहाँ पे टॉर्क जीरो है, नॉन जीरो है, यस ये हो सकता है। टू एंड थ्री, टू एंड थ्री में वी आर कंफ्यूज इन दिस टेस्ट, हमको पता नहीं है यहाँ पे होगा कि नहीं। वन एंड थ्री, थ्री के बारे में हम श्योर नहीं है, एंड नेट टॉर्क इज जीरो इन ऑल द केसेस, सभी केसेस में तो टॉर्क जीरो नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट दो केसेस में क्या हो रहा है, टॉर्क का एडिशन हो रहा है। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा, मतलब थर्ड जहाँ पे है, एंड इन ऑल केसेस मतलब यहाँ पे भी थर्ड है ना, थर्ड के बारे में हम श्योर नहीं है। सो ये तीन ऑप्शन हमें स्किप करके ऑप्शन ए को आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। गो थ्रू ऑल द स्टेप्स। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, जैसे हमारा मास होता है, वी कैन से रेक्टिलिनियर मोशन, हमने देखा है रेक्टिलिनियर मोशन पूरी तरीके से, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में हम मास का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है एफ इक्वल टू एम ए एंड ऑल दोज थिंग्स। वैसे रोटेशनल मोशन में, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में मास होता है,
वही तरीके से रोटेशनल मोशन में क्या होता है, हमने देखा ये कंसेप्ट, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम वहां पे मास करता है, इनर्शिया प्रोड्यूस करने का काम मास करता है, वैसे रोटेशनल मोशन में इनर्शिया प्रोड्यूस करने का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सो मास का जो एनालॉग है रोटेशनल मोशन में, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A person is standing on a rotating table with metal spears in his hands. उसके हैंड में मेटल स्पीयर है और ये रोटेटिंग टेबल पे खड़ा है। Person is standing on a rotating table with the metal spears in his hand. If he withdraw his hands to his chest, then the effect on his angular velocity will be, क्या बोला है उसने, if he withdraws his hand to his chest, then effect on his angular velocity, angular velocity पे क्या इफेक्ट होगा ऐसा उसने पूछा है। नाउ देखिए यहाँ पे जो रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंड इनर्शिया का रिलेशन हमें ऑब्वियसली यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल जितना दूर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, देखिए इनर्शिया मतलब क्या होगा, एम आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कितने डिस्टेंस तक है। अब देखिए उसने क्या किए, हैंड्स उसके चेस्ट के पास ले लिए, विड्रॉ हिज हैंड टू हिज चेस्ट, मतलब हैंड्स उसने बॉडी के और क्लोज ला लिए, मतलब आर डिक्रीज हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ ना, आर डिक्रीज हुआ मीन्स आई भी डिक्रीज होगा। मीन्स इन केस वन इनर्शिया इज ग्रेटर, केस वन में इनर्शिया ज्यादा है एंड केस टू में इनर्शिया कम है। केस टू में क्या हो रहा है, इनर्शिया डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे इनर्शिया क्या हुआ है, केस टू में डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हैंड्स उसने बॉडी के पास ले लिए है। देखिए जैसे आप हैंड स्प्रेड करते हैं ना तो इनर्शिया बढ़ता है, जैसे आप हैंड्स बॉडी के क्लोज लाते हैं तो इनर्शिया वहां पे चेंज होगा, डिक्रीज होगा। आर डिक्रीजेस, इनर्शिया डिक्रीजेस ड्यू टू द रिलेशन आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे वापस बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, उसने कोई बोला नहीं कि बाहर से कोई फोर्स लगा है। सो एल इक्वल टू आई ओमेगा, ओके। सो आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। नाउ दिस आई एंड ओमेगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, एल इक्वल टू आई ओमेगा, तो एल अगर हमने कांस्टेंट पकड़ लिया यहाँ पे तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओके, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब हुआ क्या है, इनर्शिया डिक्रीज हुआ है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, इनर्शिया डिक्रीज हुआ है मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एल इक्वल टू आई ओमेगा हमने यहाँ पे यूज किया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, डिस्कस किया है हमने ये सब पॉइंट, मास ऑफ बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। मास पे भी इनर्शिया डिपेंड करता है, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इनर्शिया का, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो उस हिसाब से मास पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। समझो एक बॉडी है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है एंड वही बॉडी का अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से हमने कंसिडर किया तो दोनों केस में इनर्शिया अलग अलग होगा। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनर्शिया आई वन आएगा, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन गया तो इनर्शिया आई टू आएगा, क्योंकि ये आर चेंज होगा ना, आर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से काउंट करेंगे। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो ये आर होगा, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो ये आर होगा, मतलब आर चेंज हो जाएगा, मतलब उस हिसाब से
एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। अगर बॉडी, दो बॉडीज है समझो, दोनों का मास सेम है, डेंसिटी अलग अलग है, मास सेम है, तो अब देखिए इस केस में आर का वैल्यू मुझे अलग अलग मिलेगा ना, यहाँ पे आर अलग होगा, यहाँ पे आर अलग होगा। ओके, तो उस हिसाब से इनर्शिया चेंज होगा, इस बॉडी का इनर्शिया मुझे ज़्यादा मिलेगा। सो सब पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। The moment of inertia of a body depends upon the moment of inertia of solid sphere of mass m and radius r about a tangent to the sphere is। देखो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक सॉलिड स्फीयर उसने दिया है। देखिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स हमने देखे, अगर आपको याद होगा तो। ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m एंड जिसका रेडियस है r। इसका रेडियस r है। नाउ अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर हमें निकालना है। ये टेंजेंट है टू द स्फीयर, दिस इज द टेंजेंट। ओके, अब देखो ये डायमीटर होगा d एंड ये रेडियस है, मतलब अबाउट टेंजेंट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ना देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर जिसका मास है m एंड रेडियस r है, अबाउट एनी डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर आया है। देखिए यहाँ पे अबाउट एनी डायमीटर का भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमीटर यहाँ पे शो हुआ है। डायमीटर स्पीयर है तो वहाँ पे डायमीटर दिखेगा ही, एंड ये टेंजेंट, दोनों के इनर्शिया हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। अब देखिए इनर्शिया अबाउट डायमीटर फॉर द स्पीयर इट इज 2/5 mr²। सॉलिड स्पीयर, याद है आपको सॉलिड स्पीयर, आपको ट्रिक में मैंने सिखाया था सॉलिड स्पीयर। ओके, स्पीयर एस मतलब 2, पी पी मतलब 5, mr² जैसे कि वैसे, सो 2/5 mr² आता है उसका। ये जो ट्रिक वाला लेक्चर है वो आप देख लो, उसमें मैंने बताया इट इज़ 2/5 mr²। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सिस दिख रहा है, ये सेकंड एक्सिस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो एक्सिस होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली लगता है हर बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ फिर टोटल इनर्शिया यहाँ पे देखेंगे कितना आता है, अबाउट एनी डायमीटर एंड अबाउट द टेंजेंट। टोटल इनर्शिया कितना होगा, inertia about the tangent it is about diameter plus mr²। अब देखो डायमीटर के अबाउट कितना है, 2/5 mr²। ओके, एंड अबाउट एनी डायमीटर एंड अबाउट दिस mr²। ओके, अब दोनों को सिंप्लीफाई कर दो बस, 2/5 mr², इट विल बिकम 7/5 mr² आएगा। 7/5 mr², ऑप्शन डी इज करेक्ट। You know this parallel axis theorem, IO इक्वल टू IC प्लस MH², ये यूज किया है यहाँ पे। IO इक्वल टू IC प्लस MH²। अब IO मतलब जो निकालना है, अबाउट टेंजेंट निकालना था, इसलिए हमने इसको ले लिया IO। IC सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब अबाउट डायमीटर वाला आएगा, प्लस M H, H मतलब R होता है इन दिस केस, H इक्वल टू R, सो H की जगह पे R ले लिया। सो ID अबाउट डायमीटर कितना है, 2/5 mr² प्लस दिस mr²।
ऐसे होता है ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, सॉलिड सिलेंडर है ऑफ मास m एंड रेडियस r, rotate about its axis with angular speed omega. Its rotational kinetic energy is, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन जो मुझे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ओमेगा है हर ऑप्शन में, मतलब ओमेगा को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन में भी बोला है उसने ओमेगा दिया है। ओके, अब मुझे आई को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनर्शिया। इनर्शिया किसका बोला है उसने, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया क्या है, हमने ट्रिक्स में देखा है ये सब। सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। इनर्शिया इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। यू गो थ्रू द ट्रिक्स, वो टेबल भी आपको ड्रॉ करके दिया है। इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो सॉलिड सिलेंडर है ना, एस, एस के लिए हमारा फंडा क्या था, एस को उल्टा लिखना है, और एस अकेला ही आ रहा है, इसलिए एम आर स्क्वायर हम जैसे कि वैसे लिखते हैं, एस अकेला ही। ओ एल आई डी सिलेंडर हमारे ट्रिक में नहीं है, तो आर यहाँ पे है आखिर में, सो एम आर स्क्वायर, एस को उल्टा लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2, सो एम आर स्क्वायर बाय 2। ये सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया होता है। नाउ काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, हाफ आई। आई इज व्हाट, सॉलिड सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। Last question. Two masses, each of mass m, attached to the end of a rigid massless rod of length L. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass and the perpendicular to its length. इस तरीके का रॉड दिया है उसने, और बोला है कि दो मासेस m के फिक्स किए हैं दो एंड पे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो आप। ओके, एंड passing through its center, the moment of inertia of system about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length, passing through its center and perpendicular to its length उसने ऐसे बोला है। ओके, अब देखो ये लेंथ कितना आएगा, फिर L/2 आएगा, ये लेंथ आएगा L/2, पूरा लेंथ कितना है, L है, कंप्लीट लेंथ इज L। अब इनर्शिया फाइंड आउट करना है इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। सो I इक्वल टू, ये मास कितना है m, इनटू डिस्टेंस कितना है L/2 का स्क्वायर। इनर्शिया मतलब क्या, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ना। इनर्शिया फाइंड करना है आई, पहले केस में हमने टॉर्क फाइंड किया था, यहाँ पे इनर्शिया बोला है उसने। सो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी मास कितना है m, डिस्टेंस स्क्वायर L/2 का स्क्वायर। इनर्शिया कभी कम नहीं होता है, मास बढ़ा तो इनर्शिया बढ़ते जाता है, तो यहाँ पे माइनस आने का सवाल ही नहीं है, प्लस ही आएगा। सो इट इज mL²/4 प्लस mL²/4। Now it is 2mL²/4 means it is mL²/2, mL²/2. Option B is correct. So this is all about